myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor in the Department of Chemistry, Government Inter College, Bikaner। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण पढ़ेंगे। किसी भी अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करने के लिए एक सिंपल कैलोरीमीटर या थर्मस फ्लास्क का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक उपयुक्त थर्मामीटर, चाहे बेकमैन या सिंपल थर्मामीटर और एक विदोलक लिया जाता है। सबसे पहले कैलोरीमीटर या थर्मस का जल तुल्यांक ज्ञात किया जाता है और फिर उसमें उदासीनीकरण ऊष्मा का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हम थर्मस का या कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक या वाटर इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। थर्मस फ्लास्क में जल की एक निश्चित मात्रा W1 लेकर उसमें उसका ताप T1 नोट कर लेते हैं। अब उसमें किसी ताप T2 वाला गर्म जल की एक निश्चित मात्रा W2 मिलाकर विदोलक से भली भांति मिला लेते हैं और मिश्रण का अंतिम ताप T3 को नोट कर लेते हैं। माना थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक W है। थर्मस फ्लास्क में जल तुल्यांक से तात्पर्य यह होता है कि थर्मस, विदोलक, थर्मामीटर आदि कितनी ऊष्मा को ग्रहण कर सकते हैं। थर्मस के जल तुल्यांक W से तात्पर्य है कि W ग्राम जल जितनी ऊष्मा को ग्रहण कर सकता है, उसी ताप पर वह थर्मस फ्लास्क व विदोलक आदि उतनी ही ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो ऊष्मा गतिकी के जीरो लॉ या शून्य नियम के अनुसार गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू ठंडे जल द्वारा दी गई ऊष्मा। तो गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा W2 T2 माइनस T3 के बराबर होती है, जो इज इक्वल टू W प्लस W1 T3 माइनस T1। यह ठंडे जल द्वारा और थर्मस के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर होगा। तो W इज इक्वल टू W2 T2 माइनस T3 T3 माइनस T1 माइनस W1। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस करते हैं। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा को ज्ञात करते हैं। इसके लिए समान सांद्रता, नॉर्मली हम इसके लिए 1n HCl और 1n NaOH लेते हैं। फिर दोनों के समान आयतन, यहाँ पर हमने 100 ml लिया है, 100 ml एसिड और 100 ml बेस। दोनों को पहले अलग अलग बीकर में लेके उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। वो टेम्परेचर हमारा T4 होता है। अब थर्मस में पहले हम अम्ल डाल देते हैं, फिर उसमें हम क्षार विलयन मिलाते हैं और विदोलक के द्वारा या स्टरर के द्वारा उसका हम अच्छी तरह से शेक करते हैं, मिलाते हैं। मिश्रण का अंतिम ताप T5 नोट करते हैं। माना कि उदासीनीकरण की क्रिया में H जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ऊष्मा को थर्मस फ्लास्क व उसमें विद्यमान विलयन आदि ग्रहण कर लेंगे। अतः 1n HCl के 100 ml की उदासीनीकरण ऊष्मा से उत्पन्न ऊष्मा H इज इक्वल टू 100 ml हमने NaOH लिया था और 100 ml हमने HCl लिया, प्लस W जो थर्मस या कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक है। T5 एसिड और बेस के मिश्रण का ताप है। T4 एसिड या बेस का ताप है इंटू 4.184 जूल। और या ये
उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है h इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 100। सांद्रता 1n है, इसलिए अम्ल की 1 ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है और 1000 ml में, और इस अम्ल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा एवं ऊष्मा रसायन आंकड़ों द्वारा उसकी गणना। किसी यौगिक के अणु 2 अथवा अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जो परस्पर रासायनिक बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की कुछ क्वांटिटी या मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी तंत्र के लिए अणुओं की अपेक्षा उनके फ्रेगमेंट की एंथैल्पी तथा ऊर्जा का मान अधिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तंत्र में हाइड्रोजन के 500 अणु हैं और एक दूसरे तंत्र में हाइड्रोजन के 1000 परमाणु हैं, तो 1000 परमाणु वाले तंत्र की एंथैल्पी अधिक होगी, क्योंकि उसमें 500 अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा भी निहित है। किसी यौगिक के 1 मोल से वियोजन अथवा विघटन होने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को उस बंध विशेष की बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा कहा जाता है, अथवा किसी यौगिक के 1 मोल को उसके अवयवी परमाणुओं में वियोजित करने के लिए औसत एंथैल्पी परिवर्तन उस बंध की एंथैल्पी कही जाती है। The amount of energy required to make a mole of molecule or compound from its component atom, or to break apart a mole of molecules into its component atom, it is measure of the strength of a chemical bond. So, for example, ऑक्सीजन को जब एक अणु को ऑक्सीजन परमाणु में तोड़ने के लिए डेल्टा H 495.16 किलो जूल है। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में तोड़ने के लिए बंध ऊर्जा का मान 925.5 किलो जूल है। H2O में HOH में 2 OH बॉन्ड होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान 925.5 किलो जूल है। अतः एक OH बॉन्ड की एंथैल्पी अथवा ऊर्जा का मान 462.75 किलो जूल होगा, अर्थात जल की वियोजन ऊष्मा का आधा मान OH बंध की ऊर्जा का मान होता है। इसी प्रकार अमोनिया में की वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी का 1/3 NH बंध के लिए बंधन ऊर्जा का मान होगा। मीथेन में जो टोटल वियोजन एनर्जी का 1/4 CH बॉन्ड की बंध ऊर्जा होगी। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि समावयव यौगिक या आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान समान होता है, और एक होमोलोगस या सजातीय श्रेणी के लिए CH2 समूह की वृद्धि से एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन लगभग बराबर होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी बंध की एंथैल्पी एक एडिटिव या योगात्मक गुण है। इसी बंध को परिकलित करने के लिए हमें कुछ सामान्य तत्वों की वियोजन की एंथैल्पी का ज्ञात होना आवश्यक है। तो हम इस टेबल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है।
किसी बंध की एंथैल्पी अथवा बंध ऊर्जा किस प्रकार से परिकलित करते हैं, इसको हम को समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। माना कि हमें CH बंध की एंथैल्पी ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले हम मीथेन लेंगे। मीथेन के लिए मानक संभवन ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे और फिर इससे हम 4 CH बंध की एंथैल्पी ज्ञात कर लेंगे और उसमें 4 का भाग देने पर हमें एक CH बंध की एंथैल्पी ज्ञात हो जाएगी। दहन आंकड़ों या कंबशन के फिगर से ज्ञात हुआ है कि CH4 के मानक हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान -74.9 किलोजूल होता है। तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलकर मीथेन बनाते हैं, जिसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन -74.9 किलोजूल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आंकड़ों से हमें जो निम्न परिवर्तन की एंथैल्पी ज्ञात है। कार्बन गैस कार्बन सॉलिड में बदलता है तो उसकी एंथैल्पी -718.56 किलोजूल है। हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन एटम है, वो हाइड्रोजन गैस में बदलने के लिए जो उसमें हीट ऑफ चेंज इन हीट होगा वो डेल्टा H इक्वल टू -436.08 किलोजूल है। अब 4 CH बंध बनाने के लिए हमें चाहिए कि 4 हाइड्रोजन एटम और कार्बन मिलकर मीथेन बनाते हैं, तो इसकी संभवन ऊर्जा हमें निकालनी है। हम इसको कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हम पहले समीकरण जो 2H कन्वर्ट इनटू H2 को 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए और उस समीकरण में कार्बन गैस कन्वर्टेड इनटू कार्बन सॉलिड को जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ने से हमें प्राप्त होता है कार्बन गैस प्लस 4H कन्वर्टेड इनटू कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 और इसकी डेल्टा H -15.90.72 किलोजूल होगी, इन दोनों के योग के बराबर। इस प्रकार प्राप्त समीकरण में हम ये समीकरण जोड़ देंगे। तो जो ऊपर वाला समीकरण है उसको हम जोड़ देते हैं, तो हमें जो डिजायर समीकरण प्राप्त होता है। तो ये होगा हमारा कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 कन्वर्टेड इनटू मीथेन और कार्बन प्लस 4H कन्वर्टेड इनटू कार्बन सॉलिड प्लस 2H2। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू मीथेन और इसकी डेल्टा H हमारी -165.63 किलोजूल है, 1665.63 किलोजूल है। अतः 4 CH बंध बनने के लिए एंथैल्पी परिवर्तन -1665.63 होती है। तो एक CH बॉन्ड के लिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो 416.41 किलोजूल के बराबर होगी। बंध ऊर्जा के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मेनली बॉन्ड एनर्जी के 3 एप्लीकेशन है।
फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की एंथैल्पी ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यौगिकों की संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करना, और डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा को ज्ञात